हेलो बच्चों, आज पहला क्लास है और आज हम 9th क्लास की गति पढ़ेंगे। तो गति में पढ़ेंगे कि विराम अवस्था क्या होती है और कोई वस्तु जब गति में रहती है या फिर चलती है तो उससे क्या होता है, तो ये सब हम पढ़ेंगे। तो गति से आप क्या समझते हैं? कोई वस्तु जब चलती है तो क्या होता है? मान लो कोई बस है और वो चल रही है, तो क्या क्या होगा? उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा। तो मान लो कि पटना है, पटना से गया चली गई, तो गया गई तो इसके गति से इसके स्थान में परिवर्तन हुआ। अभी कितना परिवर्तन हुआ, कैसे परिवर्तन हुआ, यही सब हम गति में पढ़ते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि कोई वस्तु विराम अवस्था में कैसे रहती है और कोई वस्तु चलती है तो क्या होता है। तो जैसे कोई वस्तु विराम अवस्था है, विराम अवस्था में है, तो विराम अवस्था में क्या होता है? कोई वस्तु रुकी हुई रहती है तो उसको विराम अवस्था में कहते हैं। लेकिन विराम अवस्था से मतलब क्या है, रुकना का मतलब क्या है? जब हम रुकी हुए रहते हैं, ट्रेन, मान लो ट्रेन है, ट्रेन आपने देखा होगा स्टेशन पे जब हम चलते हैं और ट्रेन रुकी हुई है और दूसरी ट्रेन चल रही है, तब भी हमको लगता है कि हमारी ही ट्रेन चलने लगती है। तो विराम अवस्था किसको कहते हैं? ये आपेक्षिक होता है। आपेक्षिक का मतलब ये है कि दूसरे की अपेक्षा में, दूसरे से कंपेयर करके करते हैं कि वो विराम अवस्था में है या फिर चल रही है। तो जैसे धरती पे हम सोचते हैं कि हम बैठे हुए हैं, जैसे मैं बैठा हुआ हूं तो लगेगा कि मैं बैठा हुआ हूं और चल नहीं रहा हूं, लेकिन धरती घूम रही है तो मैं भी धरती के साथ घूम रहा हूं। तो इसलिए ये कहना कि मैं रुका हुआ हूं या फिर मैं चल रहा हूं, ये अपेक्षिक कहते हैं। और किस स्थिति में चल रहे हैं, किसकी अपेक्षा में चल रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो जैसे ट्रेन जो है वो स्टेशन की अपेक्षा में रुकी हुई है लेकिन दूसरी ट्रेन की अपेक्षा में चल रही है, ऐसा भी हो सकता है। तो गति के बारे में यही सब हम पढ़ेंगे। गति के प्रकार कितने होते हैं? गति एक रैखिक गति होती है। एक होती है वृत्तीय गति, तीसरी होती है दोलनी गति, और चौथी होती है आवर्त गति। तो रैखिक गति में क्या होता है, जब एक रेखा में कोई वस्तु चलती है, जैसे कि कोई बस है और वो एक रेखा में चल रही है, एक ही रेखा में चल रही है, तो उसको रैखिक गति कहेंगे। वृत्तीय गति होती है जब एक वृत्त यानी कि एक सर्कल इस पे जब कोई वस्तु चलती है, जैसे कोई वस्तु यहां पे है और ये चल रही है वृत्त पे, तो इसको वृत्तीय गति कहते हैं।
जैसे कि घड़ी की दिशा में, घड़ी में जो सुइयां होती हैं वो कैसे चलती है? घड़ी में जो सुई होती है वो वृत्तीय गति में चलती है। यहां से ऐसे जाती है, फिर ऐसे जाती है, फिर ऐसे जाती है, फिर ऐसे, 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 ऐसे और फिर ऐसे जाते होते हुए वृत्तीय गति में चारों तरफ घूमती है। दोलनी गति क्या होती है? जैसे कोई वस्तु अपनी ही स्थिति में वापस चली आती है बार बार, तो इसको दोलनी गति कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए झूले की गति, यहाँ पे झूला लगा हुआ है और झूले से बार बार उसी स्थिति में पहुंच जाती है, तो ये आवर्त गति कहलाती है। दोलनी गति किसको कहते हैं? जिसमें कि उसी स्थिति में वापस पहुंच जाती है। आवर्त गति किसे कहते हैं? आवर्त गति में निश्चित अंतराल पे वस्तु की स्थिति बदलती रहती है और वहीं पे पहुंचती है जहां पे वो पहले थी। अब हम लोग पढ़ेंगे कि वस्तु की गति को कैसे दर्शाया जाता है। वस्तु की गति वो कैसे दर्शाया जाता है? जैसे कोई वस्तु चल रही है तो हमें एक मूल बिंदु चाहिए। मूल बिंदु चाहिए जहां से वस्तु की दूरी नापते हैं। तो जैसे ये बिंदु है, यहां से अगर ये 5 किलोमीटर आगे गई तो कहा जाएगा कि वस्तु की स्थिति 5 किलोमीटर बदली। तो ये शुरुआत की मूल बिंदु है। ये कोई भी हो सकता है, कोई भी पॉइंट हम मूल बिंदु ले सकते हैं। अब सरल रेखा पे अगर कोई वस्तु चल रही है, मान लो कि सरल रेखा पे कोई वस्तु चल रही है, जैसे कि ये वस्तु चल रही है सरल रेखा पे, तो इसको कैसे बताएंगे कि कितना चला ये? कैसे कहते हैं कि 2 किलोमीटर चला या 3 किलोमीटर चला या 4 किलोमीटर चला? तो हम इसमें मान लेते हैं कि एक बिंदु पे शून्य है, जहां से दूरी शून्य होगी। यहाँ पे शून्य मान लेते हैं, इस तरफ मानते हैं कि धनात्मक दूरी तय हुई और इस तरफ मानते हैं कि ऋणात्मक दूरी तय हुई। जैसे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, ये मीटर में भी हो सकता है, किलोमीटर में भी हो सकता है, 3, 4, 5। तो ये मूल बिंदु से दाएं तरफ जो होता है वो धनात्मक होता है और जो बाएं तरफ होता है वो ऋणात्मक होता है। तो -1, -2, -3, -4, -5, -1, -2, -3, -4 और -5। इसके आगे भी बढ़ सकता है। तो यहां से हम मानते हैं कि ये कैसे आगे बढ़ेगा। अगर दाएं तरफ बढ़ रहा है तो धनात्मक होगा और अगर बाएं तरफ बढ़ रहा है तो ऋणात्मक होगा। तो इससे पता चलता है कि सरल रेखा में वस्तु कैसे चल रही है। अब हम लोग विस्थापन तथा दूरी के बारे में पढ़ेंगे। मान लो कि कोई वस्तु को पटना से गया जाना है, तो वो कई तरीकों से जा सकता है। या तो बस ले लेगा या फिर हवाई जहाज ले लेगा। तो अगर हवाई जहाज से जाता है तो डायरेक्ट उड़ेगी और नीचे पहुंच जाएगी, तो ये सीधी रेखा में इसका गति होगा। लेकिन अगर बस जाती है तो बस हो सकता है कि थोड़ा घूम के जाए,
बस मान लो कि ऐसे रास्ते पे घूम के जाए और ये 100 किलोमीटर दूरी तय करे, लेकिन अगर सीधी रास्ता पे जाए तो 90 किलोमीटर ही उसकी द्वारा तय की गई दूरी हो। तो अगर जो सीधी रेखा में तय की गई दूरी होती है, सरल रेखा में जो तय की गई दूरी होती है, उसको हम लोग विस्थापन कहते हैं। ये जो हुआ ये विस्थापन हुआ, और ये जो हुआ ये दूरी हुआ। ये 100 किलोमीटर जो हुआ ये दूरी हुआ और ये विस्थापन हुआ। तो दूरी और विस्थापन में अंतर यही समझ में आया। अब मान लो कि क्वेश्चन है कि कोई वस्तु गया से पटना से गया गई और फिर वापस आ गई पटना ही उसी रास्ते पे। ये 100 किलोमीटर गई, फिर दूसरे रास्ते से 95 किलोमीटर चल के वापस आ गई पटना और गया। तो बताना है कि दूरी कितना होगा और विस्थापन कितना होगा। तो इस केस में जो दूरी होगी वो 100 किलोमीटर प्लस 95 किलोमीटर, क्योंकि 100 किलोमीटर आगे गया और फिर 95 किलोमीटर पीछे आया, तो 100 प्लस 95 बराबर 195 किलोमीटर होगा। लेकिन विस्थापन क्या होगा अगर ये सरल रेखा में इसकी दूरी 90 किलोमीटर है? तो सोचिए जरा, 90 होगा या 180 होगा, कुछ अलग होगा। तो इसमें पता चलता है कि विस्थापन जो है सरल रेखा में दूरी, तो पटना से गया गया और गया से फिर पटना आ गया, तो जो अंतिम दूरी हुई, अंतिम बिंदु और मूल बिंदु के बीच की जो दूरी हुई उसको ही विस्थापन कहते हैं। अंतिम बिंदु भी पटना है और मूल बिंदु भी पटना है, तो उनके बीच की दूरी कितनी हुई? 0 किलोमीटर। तो इसलिए इसका विस्थापन जो होगा वो 0 किलोमीटर होगा। अगले क्लास में हम इसके आगे पढ़ेंगे।